Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा वो भी करवा देता हूँ, इसके बाद करवा देता हूँ कुछ। देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर उसको मैं नीचे की तरफ, ये जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूं, उसके बाद छोड़ दूं तो ऑसिलेट करेगा, फिर धीरे धीरे डैम्प आउट हो जाता है रियलिटी में। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन में ऑसिलेशन नहीं करता। वो तो हमारा आइडियल कंडीशन था कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। हम लोगों ने माना था कि स्प्रिंग का मास भी मासलेस है, कोई भी एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, लेकिन रियलिटी में एयर रेजिस्टिव फोर्स भी और स्प्रिंग का मास भी है। ठीक, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डैम्प आउट हो जाएगा। अगर हम लोगों ने जैसे कि एयर रेजिस्टिव फोर्स में बात किया था कि जो एयर रेजिस्टिव फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी होता है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा। किया था ना मोशन अंडर ग्रेविटी में कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पहले क्या पढ़ते आ रहे थे, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हम लोग इस कॉन्सेप्ट से एसएचएम के क्वेश्चन कर रहे थे। अगर मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स के इक्वल है तो आपने लिखा एक्सेलरेशन को लिखा d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये क्या है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम का। ठीक है, बस इसको आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया। इसे को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन में, आपने कहा कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करूं तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा। ठीक, तो उसको आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा माइनस बी वी, बी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू सर माइनस बीवी क्यों हुआ? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टिव फोर्स पढ़ा था। हाँ यस सर। तो डायरेक्शन भी ले लिया, माइनस साइन तो बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है। इसको आपने लिखा dx ओवर dt। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। नोट कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन।
इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता था? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। हमने इसको सॉल्व किया था ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से हमने इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाली थी। तो मान लीजिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आता है x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m cos ओमेगा t प्लस 5। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको फिर सॉल्व करते हैं। कई सारे तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है और इस वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है, इस वाले केस में जो एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इस वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टी है, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टी है, ई नॉट ई टू पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m। अगर सिंपल ऑसिलेट करता तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये था, प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है आपका? डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा और फिर ये फाइनली डैम्प आउट हो जाएगा, रुक जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2m का स्क्वायर अंडर। इस वाले केस में क्या होता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहती थी, हमेशा कांस्टेंट होती थी, लेकिन यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, धीरे धीरे कम होती है। कितने फैक्टर से कम हो रही है? 0.2m। बस याद रखना है, इस पे आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और उम्मीद है नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्योर मैथ्स है ये। अगर पूछा भी गया तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस आ सकता है, लेकिन ना के बराबर चांसेस है। तो हम लोग का एसएचएम पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। वो मैं वेव ऑप्टिक से पहले स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो वो एसएचएम का सुपरपोजिशन ही होता है, तो वहां पे हमें करना ही है वो पार्ट, इस टू एसएचएम। क्लियर है? तो हम लोगों का एसएचएम चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर आपने वो वाला क्वेश्चन फ्लूइड्स में छुड़वाया था, वो करवा दीजिए। एनर्जी मेथड, हाँ वो भी करवा देना। देखिए फ्लूइड में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए 2 रो है और इसकी डेंसिटी रो है, इसकी लेंथ मान लीजिए L है। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका मतलब पार्शियली समझ लो कि ये फ्लोट करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लें, ये लेंथ कितनी है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? बायन फोर्स इज इक्वल टू mg। mg क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू g, और बायन फोर्स क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू g। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको दिया हुआ है रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा? इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है ना, a इनटू इसको x मान लेते हैं या y मान लीजिए, अभी x लूंगा मैं, a इंटू वाई। तो यहाँ पे देखिए रो ए, तो y इज इक्वल टू L बाई 2, ये आधा डूबा हुआ है। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। मैंने क्या किया, इसको x कंप्रेस किया,
अगर मैं x कंप्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, इतना पोर्शन नीचे कर दिया आपने। मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? शॉर्ट ट्रिक ये बताया था कि जब भी हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो हम लोग उस फोर्स के बारे में बात करते हैं जो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ है। एक्स्ट्रा फोर्स किसके कारण डेवलप हुआ है? ये जितना बॉडी को आपने अंदर सबमर्ज किया है इसके कारण एक्स्ट्रा बायन फोर्स डेवलप हुआ है कि नहीं? बॉडी का वेट तो वही है, mg है, लेकिन आपने इसको सबमर्ज थोड़ा सा और अंदर कर दिया। जितना अंदर करूंगा उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा तो जो बायन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा बायन फोर्स इंक्रीज हो रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यही है ना, इसी से तुम लोग कोरिलेट करते हैं हमेशा। तो हमें यहाँ पे ये सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लीजिए, ये जनरल मेथड है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 2 रो, वॉल्यूम एक्स्ट्रा कितना डिस्प्लेस हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एक्स इनटू जी, क्योंकि एक्स नीचे है और बायन फोर्स ऊपर लग रहा है इसलिए इधर माइनस है। ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? किसका मास? बॉडी का मास। बॉडी का मास। बॉडी का मास मतलब कि डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ इनटू ए। आया समझ में? आपने रो ए तो ए इज इक्वल टू आ गया -2x डिवाइडेड बाई एल -2g डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। ये आ गया। ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन? ओमेगा स्क्वायर आ गया टाइम पीरियड। क्लियर है? कैलकुलेशन देख लीजिएगा 2g डिवाइडेड बाई एल। हाँ सही है, ठीक है। हम लोग हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही देते हैं, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना किया। और बहुत ज्यादा सबमर्ज कर देंगे तो वो ऑसिलेट करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस। तो आप लोग एसएचएम के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। जब हम लोगों का वेव कंप्लीट होगा साथ में हम लोग एसएचएम और वेव के डाउट। ठीक है, कल से मैं सर वेव स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चंस हो नहीं रहे। तब भी ट्राई कीजिए, कोशिश करनी पड़ेगी ना, कीजिए। नहीं होगा तो मैं फिर से हिंट दूंगा, हो सकता है फिर स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन। लेकिन पहली बार तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे खुद से। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अभी है आप लोगों के पास कम से कम 1 वीक तो है ट्राई करने का। वेव चलेगा, पूरे 1 वीक चलेगा आराम से। वेव काफी लेंदी चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि वेव में आपको स्ट्रिंग भी पढ़ना है, उसके बाद आपका साउंड वेव भी है। साउंड वेव का अलग से एक चैप्टर है, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, तो इसलिए अगर हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो साउंड में होता है वही लाइट में होता है, लेकिन दोनों अपोजिट होता है, क्योंकि साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग होता है वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। तो हम लोग को रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि चीजों को कैसे लर्न किया जाए। बस इतना ही था, क्लास में को इतनी लेनी थी 10 मिनट की, कि मेरे को खत्म करना था कि हाँ बाइंड अप हो जाए। मैंने बोला था ना ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर एक्स्ट्रा करवाना तो एक क्वेश्चन करवा दूं, स्प्रिंग का मास होगा तो क्या होगा? यस सर। यस सर, करवा करवा दीजिए। दूं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो
देखिए क्वेश्चन बहुत सारे टिपिकल बनाए जा सकते हैं, करवा भी सकता हूँ, लेकिन उतना फायदा नहीं है। हमने तब भी कुछ ऊपर लेवल तक का तो किया ही है। सर कल जो आपने वो पूछा था 84.6 मिनट क्या होता है, वो यही होता है ना मैक्सिमम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? नहीं, मैंने बोला था ग्रेविटेशन में पढ़िएगा, वहां पे का एकदम टाइम आता है पीरियड, 54.6। सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड, हाँ हाँ, किसका होता है? सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड, कौन से सैटेलाइट का? जो हमारे पास अर्थ तो के जियो बहुत स्टेशन क्लोज हो। नहीं, अर्थ मतलब कि जो जियो स्टेशनरी वो तो 24 घंटे लेता है, तो वो कौन सा सैटेलाइट है जो 84.6 मिनट लेता है? इसी को तो पढ़ने के लिए कहा था, फिर से पढ़िएगा, ठीक है ना? सिंपल ये मत याद रखिए सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन का टाइम, वो कौन सा सैटेलाइट है, ठीक है ना? और वो किसके अराउंड रोटेट कर रहा है? इक्वेटर के अराउंड है, पोलर एक्सिस के अराउंड है, ठीक है? बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। स्प्रिंग का मास दिया हुआ है ms, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है और इसका आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, एनर्जी मेथड। दो मेथड होते हैं टाइम पीरियड निकालने के, एक होता है एनर्जी मेथड और एक जो हमने फोर्स इक्वेशन से जो हम लोग अभी तक निकालते हैं। जैसे कि एनर्जी मेथड के बारे में बात करूं, अभी मैं इसको मान लीजिए मैं ले लेता हूँ मासलेस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एनर्जी मेथड आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा कि स्प्रिंग मासलेस है, तो एनर्जी मेथड में अभी आपने क्या देखा था, जब हम लोगों ने एसएचएम को प्रूव किया था, तो जो टोटल एनर्जी थी एसएचएम में वो क्या थी? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है? इसका मतलब अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्मॉल ऑसिलेशन मतलब कि इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी। आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी, ठीक? अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको दूंगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होगी ना, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक? तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको टोटल एनर्जी लिखनी है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या है? कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक और पोटेंशियल, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना है? यही है ना? आपने पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल के पास कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है किसी भी एक्स पोजीशन पे। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना? अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv ओवर dt प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx ओवर dt इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे देखिए ये हाफ कैंसिल हो गया, m इंटू वी, dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन, प्लस टू कैंसिल हो गया, k इंटू एक्स dx ओवर dt का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। v कॉमन होके कैंसिल हो गया तो क्या बचा? m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। आ गया टाइम पीरियड। कहीं पर अगर फंस जाए किसी क्वेश्चन में कि मैं फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखूं, तुरंत एनर्जी मेथड लगा दीजिए। एनर्जी सर ये तो मेथड हमने सबसे इजी मासलेस कर के लिए किया है ना? हाँ, मासलेस के लिए, मासलेस के लिए। अभी एनर्जी मेथड हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए।
यहां तक आया समझ में? Yes, sir. यस सर। चलिए अब हम लोग स्प्रिंग को मास ले लेते हैं। स्प्रिंग का मास भी है, ये ब्लॉक है, इसका मास ms है। स्प्रिंग क्या है? अपनी नेचुरल पोजीशन पे है। अब आपने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया x, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, तो स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी आपकी। ठीक, स्प्रिंग एलोंगेट होगी क्योंकि स्प्रिंग का मास है। आपने x पोजीशन पे कहा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की, v है। अगर आपने इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया तो उस पोजीशन पे ब्लॉक की स्पीड कितनी है, v। ठीक, स्प्रिंग, मैं सिर्फ स्प्रिंग को देख रहा हूं, ये स्प्रिंग है एलोंगेटेड पोजीशन पे। ठीक है, स्प्रिंग पे आपने y डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dy। ठीक है, और ये आपका मास था, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। मैंने कहा कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसके इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी है, v डैश। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे स्प्रिंग क्या है, इधर अटैच किया हुआ है वॉल से, तो ये पार्टिकल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव कर सकता है क्या? नहीं करेगा ना। तो इस No. वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। 0। ठीक, और हम लोग आगे जा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी ना। जैसे जैसे हम तो दूर चल जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि मास है तो मतलब कि वेलोसिटी भी है। कोई भी चीज है, मास है, मैंने इसको एलोंगेट किया, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना इस पे, ताकि वो वापस आए। ठीक, तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसको मैंने एलोंगेट किया है, तो मतलब कि इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मेरे को यही निकालना है कि इस मास की वेलोसिटी है कितनी, तभी मैं रैंडम मेथड लगा सकता हूँ। हमने क्या किया, हमेशा याद रखें कि एसएचएम में हम लोग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो ये लेंथ कितनी है, l प्लस एक्स ना। नेचुरल लेंथ मान लीजिए कितनी थी, l। आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये पूरी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, l प्लस एक्स। क्योंकि x बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लोग l प्लस एक्स को अप्रोक्सीमेटली l लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका बहुत स्मॉल है, इसलिए आपने l प्लस एक्स को क्या लिखा, l के इक्वल लिखा। यहां पर आइए, यहां पे वेलोसिटी 0 है इस वाले पॉइंट पे, और जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, वो तो ब्लॉक से अटैच किया हुआ है। इसका मतलब जो स्प्रिंग के हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरिएबल है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब कि लीनियरली वेरी कर रही है। अगर लीनियरली वेरी कर रही है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपने कहा कि जो v डैश होगा, v डैश इज इक्वल टू होगा ay प्लस b, क्योंकि मैंने y लिया हुआ, x नहीं ले रहा हूँ, कंफ्यूजन ना, x ले चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपने कहा कि जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरी कर रही है, a और b कांस्टेंट है। अब इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो मैं किस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ना। y 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश की वैल्यू 0, v डैश की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, v की वैल्यू 0 आ गई। अब सेकंड लगाया आपने, इफ y इज इक्वल टू l, v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v के इक्वल। ये तो ब्लॉक से अटैच हो गया ना। अगर y की वैल्यू l के इक्वल हो गई तो ब्लॉक की जो स्पीड होगी वही स्प्रिंग की स्पीड होगी ना। तो यहाँ पे आपने v डैश को v लिखा, अब वैल्यू पुट कीजिए, v इज इक्वल टू a इंटू एल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन एल।
तो वेलोसिटी क्या आ गया, v डैश इज इक्वल टू v अपॉन l इंटू वाई। ये वेलोसिटी आपने निकाल लिया। इस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट लेंथ इनटू एलिमेंट की लेंथ, यही हो गया ना यूनिटरी मेथड। तो आपने इस एलिमेंट का स्मॉल काइनेटिक एनर्जी निकाला, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ मास इनटू v डैश स्क्वायर, यही होगा ना। तो हाफ dm की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy और v डैश की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेट करने पे स्प्रिंग की कितनी आ जाएगी, पहले से कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कांस्टेंट है, हाफ मास कांस्टेंट है, एल स्क्वायर एल क्यूब, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर डी वाई। वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके एल तक। तो ये आ जाएगा हाफ मास ऑफ स्प्रिंग एल क्यूब वी स्क्वायर, ये वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 एल क्यूब। तो एल क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/6 एम एस वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गई तो एनर्जी मेथड लगाइए। अगर आपने ब्लॉक को x डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/6 मास ऑफ स्प्रिंग इनटू वी स्क्वायर। ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 m 2v dv अपॉन dt प्लस 1/2 k 2x dx ओवर dt प्लस 1/6 ms 2v dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 कैंसिल हो गया, mv dv अपॉन dt का मतलब एक्सीलरेशन, 2 कैंसिल हो गया, kx dx ओवर dt का मतलब वेलोसिटी, 2 3 ms डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी डीवी अपॉन dt का मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। v कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा m इंटू ए और ये वाला पार्ट, तो एक्सीलरेशन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m प्लस एम एस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 3m प्लस एम एस इंटू 3 एक्स। ये क्या हो गया, नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिएगा, नहीं आएगा, मैंने ऐसे बता दिया जानकारी के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ज्यादा बॉदर मत कीजिएगा, इसका नहीं समझ में आया मेरे को समझाइए दोबारा, नहीं आया कोई बात नहीं। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, भावना, सागर, शेफाली, मीनाक्षी, मेघा,
देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मजा आएगा लेकिन सर समझ एक में नहीं डाउट आएगा। पूछना था। ठीक है, लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज सीखी, लेकिन हम लोग उतने पे ही रहेंगे। बोलिए। सर ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मतलब हमें पता तो है कि π/2 होता है, बट निकालते कैसे हैं उसे? बोलिए क्या डाउट है? सर आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हाँ अब आ रही है, वो नेटवर्क चला गया। अच्छा सर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में कौन सा फंक्शन आता है? साइन की कॉस? वेलोसिटी में साइन कॉस, कॉस। एक्सेलरेशन साइन कितना होगा? π/2। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चल जाएगा। चलिए नोट कर लिया ना सबने? यस सर। वैसे हम लोग वेलोसिटी आपका आता है कॉस ओमेगा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? और जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है माइनस साइन ओमेगा टी, यही आता है ना? तो यहाँ पे वेलोसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी का, तो कॉस फंक्शन तो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ऐसा, और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या है? साइन ओमेगा टी है, लेकिन साइन क्या उससे पहले? माइनस। तो पहले साइन का बना लीजिए ग्राफ। ये साइन का ग्राफ होगा, माइनस लगाया तो इसका मिरर इमेज ये। अब आया समझ? इसको थोड़ा पीछे लेके जाइए, ये ऐसे ही होगा ना? देखिए, तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हम लोग फेज डिफरेंस का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम है, t इज इक्वल टू 0 पे जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पीछे ले जाइए, तो मतलब कि कौन सा ग्राफ पहले स्टार्ट हुआ उसे छोड़ दीजिए, π/2 पीछे जाएंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा। π/2 पीछे जाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। ओके आया समझ? वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, एक साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर शीट में से हैं। नहीं तो फिर वो बात हाँ सभी को ट्राई करने दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, फिर हम लोग कल से वेव स्टार्ट कर देंगे। होगा, एक बार करेंगे तो हो सकता है कि ना हो क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। और डाउट सेशन तो लूंगा ही, भले वो 2 दिन जाए, 3 दिन जाए या 4 दिन जाए, एसएचएम वेव पूरा करेंगे कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है, तभी हमें वेव ऑप्टिक्स समझना है।
देखिए वेव ऑप्टिक्स में घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं एक एक डेरिवेशन करवाते हुए चलूंगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रियलाइज हो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, उसको ऐसे न्यूमेरिकल लीजिए ना कि ये पूछा आपसे कि इसको यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो इसलिए फिजिक्स में डेरिवेशन किया कीजिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कुछ नहीं तो फाइनली तो आपको रटना ही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रटने वाले पार्ट पे आ जाऊं तो फिजिक्स तो सिर्फ 2 ही दिन की रही। मैं 11th कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरे को ही क्लियर होगा कि इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्यों अप्लाई करना है, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ना। तो उसी तरीके से जब आप सभी चीजें पढ़ेंगे और आपके सामने फॉर्मूले चार्ट होंगे, तब अप्लाई करने में आपको इजी होगा क्या इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है। अभी मैं बताऊंगा तो सिर्फ रटना पड़ेगा। बायो को रट सकते हैं, लेकिन फिजिक्स को रटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, न्यूमेरिकल है ना। लेकिन नीट वाले तब भी डर जाते हैं, ये बहुत अच्छी खासियत देखी है मैंने। मैं भूल जाता हूँ लिटरली, मेरे को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। कोई मेरे से पूछता है वो तुरंत बता देता है, फिर इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, और मैं सोचता रह जाता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। फिर मेरे को बेसिक से जाना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये अच्छी बात भी है, कहीं कहीं पे नेगेटिव भी है कि फॉर्मूले रट जाते हैं, पता चलो उस क्वेश्चन में वो लग ही नहीं रहा, हम लोग फॉर्मूले के पीछे पड़े हुए हैं, सर यही फॉर्मूला होगा यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, बेसिक क्लियर होगा तो फॉर्मूले की कई क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन को देख के हटा सकते हैं कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए कल से हम लोग वेव्स पढ़ेंगे, और आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं बाबा बोल रहा हूँ, जो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे आपके। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मत कीजिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मेंस और एडवांस लेवल के हैं। एडवांस में कई बार क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये मत सोचे कि एनसीईआरटी तो 12th लेवल की है, उसको पढ़ने से क्या फायदा। अरे बहुत अच्छी बुक है वो, इंटरनेशनल लेवल पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाते हैं बाहर, और हम लोग नहीं करते हैं। होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वही है एनसीईआरटी के साथ वही कहानी। ठीक, तो इसे बोला सिर्फ थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी जितनी बार पढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतनी बार क्लियर होंगे। ये मत सोचिए कि मैंने तो ये चैप्टर कर लिया तो इसकी थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा, मेरे को सब कुछ आता है। एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया मेरे को यहाँ पे पढ़ने से, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सभी एक एक पॉइंट उसको बैठ के डिक्टेट करवाऊं, या आपने सुना भी, मैंने कहे भी दिया, आप उसको नोट नहीं कर पाए। तो एनसीईआरटी उसको पढ़िए, वो नोट नहीं कर पाए तो वो पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएगा। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही उसको पूछिए आप क्लास में, किसी एनसीईआरटी में ये पैरा ऐसा वो समझ में नहीं है तो उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो कल आपके सेम टाइम पे हम लोग वेव स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ऋतिक अब आ गई है, गर्मी आ गई है, टोपी पहने हुए हैं। सर वो मैंने बाल कटवा रखे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट हो गई आपकी, कर रहे हैं? यस। ठीक है, तो पढ़िए, जो भी होता है वेव कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है उसको पूछिए जरूर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको दोबारा पूछिए, छोड़िए मत। अगर मौका मिला सीखने का तो सीखने का मतलब तभी है जब उस पर क्वेश्चन पूछे, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया। उसको सिर्फ ऐसे लेक्चर के रूप में सुनते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। क्लास इंटरेक्टिव तभी होती है जब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन काफी है, उसे वो कहते हैं प्रॉपर इंटरेक्टिव क्लास। मैं ऐसे बोलता जाऊं आप सुनते जाइए, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, मेरे ही हैं, वो उसको आपको सेंड कर दूंगा, सुनिए बैठ के जितना सुनना है। ठीक है, तो उससे फायदा नहीं है ना, क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए। जो भी क्वेरी आ रही है कि हाँ ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको पूछिए जरूर। ठीक है, फिर कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, वेलकम।